हेलो मित्रों, मैं मनोज मिश्रा कंपटीशन पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, अगस्त में पीएचडी का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, कानपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। उसमें एक एजुकेशनल ट्रेनिंग का जो पेपर है उसको हम एक वीडियो के रूप में प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे कि एजुकेशनल ट्रेनिंग के इस पेपर में 2 खंड हैं। सेक्शन ए जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी और सेक्शन बी एजुकेशन ट्रेनिंग अर्थात बीएड। इन दोनों के 2 खंडों में 50-50 क्वेश्चंस के आधार पर पूछे गए थे। तो मैं सोचा कि इसको 50-50 प्रश्नों का अर्थात सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्रम में हम 2 वीडियो बना दें, जिससे आपके आगामी परीक्षा में सहयोग हो सके। एक कॉन्सेप्ट के लिए इन क्वेश्चंस को आप देख सकें। तो आइए मित्रों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत आगे बढ़ जाएंगे जिससे वीडियो बहुत लंबा ना हो, क्योंकि 15 मिनट से अधिक के वीडियो कम देखने का पसंद करते हैं सब। तो हम सोच रहे हैं जिससे टाइम भी आपका बचे और एक पेपर आप तक पहुंच जाए। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मित्रों, सबसे पहला प्रश्न है, व्यावहारिक विज्ञानों में मापन के स्तर की संकल्पना दी। तो व्यावहारिक विज्ञानों में मापन की संकल्पना, हु इंट्रोड्यूस्ड द थियरी ऑफ मेजरमेंट एंड स्केल्स ऑफ मेजरमेंट इनटू बिहेवियरल साइंसेस। तो इसका सही उत्तर है स्टीवेंस। जो 4 विकल्प दिए गए हैं, स्कॉलरबर्ग, स्किनर, स्टीवेंस, नन ऑफ दीज में से स्टीवेंस इसके सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट सॉर्ट ऑफ डाटा आर पोस्ट कोड्स अर्थात पिन कोड। इसमें पिन कोड किस श्रेणी के डाटा हैं? तो ये नामित श्रेणी के डाटा होते हैं, जिसे हम नॉमिनल सीरीज कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन को पूरा करें। आंतरिक विश्वसनीयता अधिक होने पर, इन 4 ऑप्शंस में जो भी हो सही उत्तर, उसके कथन को पूरा करना है। तो वो है, पहला ऑप्शन है, परीक्षण के अधिकतम सहसंबंध का मान किसी अन्य चर से कम हो जाता है। परीक्षण जिस उद्देश्य के लिए बना है उसे ही माप रहा है, इसकी संभावना ज़्यादा होती है। उस मापन का अन्य चरों से सहसंबंध उच्च होता है। डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम कह सकते हैं, जहाँ इंटरनल रिलायबिलिटी अधिक होगी, विश्वसनीयता अधिक होगी, तो उस मापन का अन्य चरों के साथ सहसंबंध उतना ही होगा, क्योंकि विश्वसनीयता कोरिलेशन से सीधे तौर पे समानुपातिक होती है। आइए हम लोग आगे की प्रश्न करते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, वह माप जो किसी विशिष्ट संकल्पना पर एक समूह के प्रतिभागियों को दूसरे समूह के प्रतिभागियों से विभेदन करने में सक्षम है, उसमें अच्छी हो सकती है। कन्वर्जेंट वैधता, पूर्वानुमान वैधता, विभेदक वैधता, ज्ञात समूह वैधता। अर्थात कन्वर्जेंट वैलिडिटी, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, नॉन ग्रुप वैलिडिटी। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई माप जो किसी विशिष्ट संकल्पना पर एक समूह के प्रतिभागियों को दूसरों समूह के प्रतिभागियों में विभेदन करने में सक्षम हो, उसे हम लोग विभेदक वैधता अधिक होने की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डाटा स्रोत गुणात्मक अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो गुणात्मक अध्ययन की जहां हम बात करते हैं, यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड, सहभागी निरीक्षण, प्रयोग, जीवनियाँ। तो इसमें हम लोग मान के चलते हैं मित्रों, जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, अर्थात एक्सपेरिमेंट्स, वो गुणात्मक डाटा को अध्ययन के लिए बहुत उपयुक्त नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सार्थकता स्तर ज़्यादा रूढ़ है, अर्थात विच इज़ द मोस्ट कंजर्वेटिव सिग्निफिकेंस लेवल। तो इसमें सी ऑप्शन 0.001 सही है मित्रों। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें 7वां प्रश्न है, मेटा विश्लेषण में एक सहसंबंध गुणांक वह मान है जिसका उपयोग डैश की गणना के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए, एकल प्राप्तांकों का प्रसारण जानने के लिए।
बी सैंपल साइज, सी मानक विचलन और डी इम्पैक्ट साइज। तो इसका सही उत्तर है इम्पैक्ट साइज, अर्थात द इफेक्ट साइज। अगला प्रश्न है सैंपल एवं समय के मध्य का अंतर कहलाता है। सैंपल एवं समग्र के मध्य का अंतर, द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ ए सैंपल एंड द मीन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सैंपल इज नोन एज द सैम्पलिंग लेवल, सैम्पलिंग एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन, नन ऑफ दिस। तो इसमें मित्रों सैम्पलिंग एरर सही उत्तर है इसका। हिंदी के क्वेश्चन की इसके थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मध्य का मतलब माध्य से यहाँ है, इसलिए प्रश्न थोड़ा सा समझ में कम आता है, लेकिन इंग्लिश वर्जन में इसको बहुत अच्छे से उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है नवा प्रश्न है स्तरीकृत सैंपलिंग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ए ऑप्शन है यह एक रैंडम सैंपलिंग विधि है, यह आनुपातिक अथवा गैर आनुपातिक हो सकता है, इसमें समूह के अंदर विभिन्नता एवं समूहों के बीच समानता पाई जाती है। तो स्तरीकृत सैंपलिंग अर्थात स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का जो मंतव्य होता है वह इसमें ऑप्शन सी सही है, अर्थात देयर इज हेट्रोजेनेटी विद इन ग्रुप्स एंड होमोजेनिटी बिटवीन ग्रुप्स। समूहों के में समानता होती है और उनके अंदर विभिन्नता पाई जाती है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है समूहों के बीच भिन्नता एवं प्रत्येक समूह के अंदर समानता संकेत करता है। यह अभी हम पिछले प्रश्न पे ही देखे हैं, थोड़ा सा इसकी भाषा ही चेंज कर दिए हैं और कोई बात नहीं है। तो इसमें स्तरित सैंपलिंग की हम लोग बात करते हैं, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग से कहते हैं। अगला प्रश्न है एक सैंपल कई चरणों में इस प्रकार संकेत किया जाता है कि प्रत्येक चरण पर सैंपलिंग के इकाई समान थे। इस सैंपलिंग को कहेंगे मल्टी फेज सैंपलिंग। ए सैंपल हैज बीन टेकन इन ए डिफरेंट स्टेप्स इन विच यूनिट्स वर सेम एट ईच स्टेप, इट मे रेफर टू मल्टी फेज सैंपलिंग। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित शोध प्रारूप का बड़ा भाग गुणात्मक डाटा है। तो गुणात्मक डाटा का मतलब इसके क्वालिटेटिव डाटा से संबंधित बातें हो रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स्ड मेथड डिज़ाइन इज ए क्वालिटेटिव डाटा डोमिनेंट रिसर्च डिज़ाइन। तो इसमें सही उत्तर है सिक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी अर्थात क्रमिक अन्वेषणात्मक प्रविधि, जिसमें मिश्रित शोध प्रारूप का बड़ा भाग गुणात्मक डाटा होता है। इसमें क्रम से हम लोग चलते हैं। वास्तव में क्रमिक अन्वेषणात्मक प्रविधि में हम दोनों गुणात्मक और मात्रात्मक डाटा लेके चलते हैं, लेकिन उसका बड़ा भाग जो है वह गुणात्मक डाटा को कवर अप करता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न करते हैं मित्रों। क्रॉस सांस्कृतिक अध्ययन उदाहरण है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज द एग्जाम्पल ऑफ केस स्टडी डिज़ाइन, कंपैरेटिव डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, लॉन्गिट्यूडिनल डिज़ाइन। तो यहाँ यूनिवर्सिटी द्वारा दिए गए प्रश्न पत्र में ए और इसके हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। इसमें डी ऑप्शन जो था हिंदी वर्जन में वो इनमें से कोई नहीं दिए थे, बट यहाँ डी ऑप्शन लॉन्गिट्यूडिनल डिज़ाइन दिए थे, अर्थात यहाँ इंग्लिश वर्जन में सही उत्तर है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ आर एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल डिज़ाइन, अर्थात जिसे हम हिंदी में अनुदैर्ध्य प्रारूप कहते हैं। अगला प्रश्न है सत्य के बारे में सभी प्रयोजनवादियों के दृष्टिकोण में क्या समानता है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, सत्य स्थान समय एवं उद्देश्य सापेक्ष होता है, जो कि प्रैग्मेटिज्म वालों ने दिया है कि सत्य सापेक्ष होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है सामान्य बंटन का आकार होता है। तो सामान्य बंटन का आकार द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ द शेप ऑफ ए बेल, यह घंटे के आकार का होता है। यहाँ सी ऑप्शन सही है हिंदी वर्जन में और इंग्लिश में बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो हम लोग जानते हैं मीन मीडियन मोड
को हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी के तहत मापते हैं, तो यहाँ टी टेस्ट जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी के माप में नहीं आता है, तो टी परीक्षण इसमें ऑप्शन सी सही उत्तर है मित्रों। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। प्रतिदर्श माध्य को कहा जाता है, प्रतिदर्श माध्य को स्टैटिस्टिक कहा जाता है, अर्थात सैंपल मीन इज नोन एज स्टैटिस्टिक। ठीक है, ये सांख्यिकी कहा जाता है प्रतिदर्श जो माध्य हम निकालते हैं। अगर 18वां प्रश्न है, एक बहुलक का मान है, तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वह बहुलक से नहीं है, इसमें नन ऑफ दीज का ऑप्शन सही है मित्रों, आप इसे रोक के पढ़ सकते हैं। 19वां क्वेश्चन है, एक परिदर्श जिसमें 100 निरीक्षण हैं का मानक विचलन 64 है, उसकी विचरणशीलता कितनी होगी? तो इसका यहाँ वेरिएंस की बात हो रही है मित्रों। तो अगर हम इसका सूत्र के माध्यम से निकालते हैं तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 4096 आता है, जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया उत्तर है। अगला प्रश्न है, विचरण का वह माप जो अतिमानों से सर्वाधिक प्रभावित होता है वह है, तो यहाँ रेंज, सी ऑप्शन सही है मित्रों। द मेजर ऑफ डिस्पर्सन दैट इज इन्फ्लुएंस मोस्ट बाय एक्सट्रीम वैल्यूज इज कॉल्ड एज द रेंज। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक स्टैटिस्टिक का मान कभी नहीं हो सकता पैरामीटर से ज़्यादा, पैरामीटर के बराबर, शून्य, पैरामीटर से कम। तो यहाँ पैरामीटर से ज़्यादा एक स्टैटिस्टिक का मान कभी नहीं हो सकता, जितने पैरामीटर्स दिए गए हों उसका मान उससे कम ही निकल के आएगा। अगला प्रश्न है, एक सही शून्य परिकल्पना को गलत रूप से अस्वीकृत कर देना, टाइप प्रतिभागी पूर्वाग्रह, टाइप 1 त्रुटि, सार्थकता परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, incorrectly rejecting a true null hypothesis is an example of type 1 error. अगला प्रश्न है, इंटरनल क्रिटिसिज्म इज ए रिक्वायर्ड स्टेप इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, फिलोसफिकल रिसर्च। तो इसमें सही उत्तर है मित्रों, आंतरिक समालोचना ऐतिहासिक अनुसंधान के का एक आवश्यक तत्व है। अगला प्रश्न है, नेटवर्क मार्केटिंग निम्नांकित में से किसका उपयुक्त उदाहरण है? तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है वह हिमकंदुक प्रतिदर्श अर्थात यह स्नोबॉल सैंपलिंग का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है मित्रों, आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मापन के किस स्तर पर निरपेक्ष शून्य पाया जाता है? तो इसको हम लोग जानते हैं रेशियो स्केल पर जो है वो आनुपातिक शून्य पाया जाता है। एक अध्ययन 30 व्यक्तियों जो कि 3 फोकस समूहों में विभाजित हैं पर किया गया है, यह अध्ययन किस प्रकार का है? तो जब व्यक्तियों के 3 फोकस समूह की बात होती है, अर्थात यहाँ गुणात्मक अध्ययन की बात आती है, तो इसे हम क्वालिटेटिव स्टडी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य कौन से अनुसंधान प्रकार को दर्शाता है? एक या एक से अधिक चर में परिवर्तन की योजना, अपेक्षाकृत कम चरों का मापन, अन्य चरों पर नियंत्रण। तो ये सारे गुण जो हैं वो प्रयोगात्मक अनुसंधान के प्रकार को प्रदर्शित करते हैं। इसमें एक से अधिक चर में परिवर्तन की योजना बनाई जाती है, कम चरों का मापन होता है और इनमें अन्य चरों को नियंत्रित करके रखा जाता है। तो आइए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। 28वां प्रश्न है, एक शोध डिजाइन जो एक गुणात्मक फेज से आरंभ होता है और उसके पूरा होने के बाद मात्रात्मक फेज का कार्य किया जाता है। तो इसमें हम लोग बात कर सकते हैं कि क्रमित अन्वेषणात्मक डिजाइन इसमें उपयोग की जाती है, जब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ स्टेप्स आर यूज। अगला प्रश्न है, गुणात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया प्रायः अध्ययन में अत्यंत कठिन है, अत्यंत जटिल है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, स्पष्ट करना कठिन है। तो गुणात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया प्रायः अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि समाज के लिए ये सीधे तौर पर
उपयोगी होती है। इसमें व्यवहारिक पक्ष हम लोग लेके चलते हैं। अगला प्रश्न है पीयर रिव्यूड साहित्य, peer reviewed literature is option A is assessed by the readers of the journal to ensure quality, is assessed before publication to assure quality, is based on the popularity of journal, none of these। तो इसमें सही उत्तर है मित्रों बी ऑप्शन, अर्थात पीयर रिव्यूड साहित्य का मूल्यांकन प्रकाशन से पहले किया जाता है ताकि उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट आधारित साहित्य का मूल्यांकन करते समय निम्नांकित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? तो यहाँ जो महत्वपूर्ण नहीं है मित्रों वह वेबसाइट का लेआउट है। अर्थात हम इंटरनेट आधारित साहित्य का मूल्यांकन अगर करते हैं तो उसका लेखक की विश्वसनीयता, वेबसाइट के उद्देश्य, वेबसाइट के लक्ष्य, व्यक्ति आदि सब का उपयोग होता है, महत्वपूर्ण होते हैं। केवल वेबसाइट का लेआउट से कोई मतलब इसका नहीं होता। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा रेफरेंसिंग का कार्य नहीं है? रेफरेंसिंग का मतलब रेफरेंस देना, संदर्भ देना। तो इसमें कार्य जो नहीं कहने की बात कर रहा है, तो इसमें मित्रों अध्ययन के विस्तार का प्रदर्शन, उद्धरण का विवरण देना, बड़ा संदर्भ ग्रंथ सूची सुनिश्चित करना, अध्ययन को न्यायसंगत बताना। अर्थात हम ए, बी और डी ऑप्शन तो यूज करते हैं रेफरेंसिंग में, बट हम ये निश्चित करके नहीं चलते हैं कि हमें बड़ी लंबी सी संदर्भगत सूची देनी है, ऐसा हम लेके नहीं चलते। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला है साहित्य सर्वेक्षण में समाहित सामग्री, ऑप्शन ए केवल अनुसंधान प्रश्न से सीधे संबंधित होने चाहिए, केवल अनुसंधान प्रश्न के सन्निकट होने चाहिए, यदि उपयुक्त हो तो किसी भी विषय का हो सकता है, इसमें से कोई नहीं। तो साहित्य सर्वेक्षण में हम अगर उपयोग लगता है तो हम किसी भी विषय का अध्ययन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों निम्नांकित में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान की एक सामान्य विशेषता नहीं है? अनम्य डिजाइन, प्राकृतिक जांच, पूर्णतावादी उपागम, व्यक्तिगत संपर्क एवं अंतर्दृष्टि। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, अर्थात अनम्य डिजाइन, इनफ्लेक्सिबल डिजाइन, यह जो है वह गुणात्मक अनुसंधान की एक सामान्य विशेषता नहीं है। क्योंकि गुणात्मक अनुसंधान जो है वह थोड़ा सा इसके डाटा बहुत अच्छे से हमें नहीं मिल पाते, इसकी रिपोर्टिंग नहीं हो पाती बहुत अच्छी से, क्योंकि यह मानवीय संबंधों और भावनात्मक रुचियों के बातों को बहुत अच्छे से स्पष्ट करने में कठिनता आती है। तो यहाँ हम लोग फ्लेक्सिबल डिज़ाइन को लेके चलते हैं, इनफ्लेक्सिबल डिज़ाइन के, अर्थात अनम्य डिज़ाइन का कोई यहाँ महत्व नहीं होता। ठीक है मित्रों, आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किस गुणात्मक अनुसंधान के उपागम में अनुसंधानकर्ता व्यवस्थित एवं विश्लेषित डाटा के आधार पर नवीन सिद्धांत विकसित करने का कार्य करता है? तो फिनोमेनोलॉजी, जीवनवृत्त, ग्राउंडेड सिद्धांत, व्यक्ति अध्ययन। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ग्राउंडेड सिद्धांत, अर्थात इस ग्राउंडेड सिद्धांत गुणात्मक अनुसंधान के उपागम में अनुसंधानकर्ता व्यवस्थित एवं विश्लेषित डाटा के आधार पर नवीन सिद्धांत विकसित करने का कार्य करता है। 36वां प्रश्न है गुणात्मक अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्ष, ऑप्शन ए मात्रात्मक अनुसंधानों से कम निश्चित होते हैं, अल्प प्रायोगिक उपयोगिता होती है, का बचाव करना कठिन होता है, का सिर्फ विवरणात्मक महत्व है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही है कि मात्रात्मक अनुसंधानों से कम निश्चित होते हैं, अर्थात ये क्वालिटेटिव रिसर्च जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव रिसर्च से कम डिटर्मिनेंट होते हैं। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, किस प्रकार के गुणात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता एक व्यक्ति, एक कक्षा, एक विद्यालय या एक कार्यक्रम का अध्ययन करता है? तो उसे हम लोग व्यक्ति अध्ययन, एंथ्रोपोग्राफी, जीवनवृत्त, फेनोमेनोलॉजी। तो इसमें हम लोग ऑप्शन ए सही मानते हैं, व्यक्ति अध्ययन, केस स्टडी। 38वां प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा मात्रात्मक अनुसंधान की आलोचना जो गुणात्मक अनुसंधान कर्ताओं द्वारा की जाती है नहीं है? तो इसमें जो सही ऑप्शन है मित्रों वह है व्यक्तियों को वस्तुओं के समान माना जाता है। यह
इसका गुणात्मक अनुसंधानकर्ताओं द्वारा जो नहीं किया जाता। ठीक है। अगला प्रश्न है, मिश्रित विधि डिजाइन ऑप्शन ए से अनुसंधान किया जाना लगभग असंभव है। मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों विधियों का समावेश होता है। दार्शनिक रूप से न्याय संगत नहीं है। विरोधाभासी निष्कर्ष देता है। अर्थात हम लोग यहाँ देख के चल रहे हैं मिश्रित विधि डिजाइन पर एक तीसरा प्रश्न इस पूरे रिसर्च मेथोडोलॉजी में पूछा गया है। तो हम मान के चलते हैं कि जहाँ हम लोग मिक्स्ड डिज़ाइन मेथड का उपयोग करते हैं वहाँ मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों विधियों का इस्तेमाल होता है। ठीक है। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक अनुसंधानकर्ता एक गिफ्टेड विद्यार्थी का अध्ययन करता है ताकि वह जान सके कि उसकी दिनचर्या अन्य बालकों से कैसे भिन्न है। इस प्रकार का अनुरूपण, व्यक्ति अध्ययन, एंथ्रोपोग्राफी, प्राकृतिक अध्ययन। तो सीधी सी बात है, हम यहाँ एक व्यक्ति का अध्ययन करते हैं तो यह केस स्टडी के रूप में जाना जाता है। 41वां प्रश्न है, उपलब्ध तथ्यों से नई सूचना निकालने की योग्यता को कहते हैं संवेदी अनुभव, विशेषज्ञ सलाह, तर्क, वैज्ञानिक विधि। तो यहाँ उपलब्ध तथ्यों से नई सूचना निकालने की योग्यता जो सबसे अधिक होती है वह वैज्ञानिक विधि में होती है मित्रों। अगला प्रश्न है, वे अध्ययन जो वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं कि एक मुख्य विशेषता होती है। ऑप्शन ए, अनुसंधान प्रक्रिया एवं उसका निष्कर्ष आमजन को सुलभ होना चाहिए। विशेषज्ञ ऑप्शन बी, विशेषज्ञ सलाह को स्वीकार करने वाला यदि निष्कर्ष निर्णयात्मक हो। परिणाम कारक प्रभाव संबंध पर आधारित होने चाहिए। लिखी गई परिकल्पनाएं सत्य साबित होनी चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन ए सही है मित्रों। एक अध्ययन जो वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं कि एक मुख्य विशेषता है अनुसंधान प्रक्रिया एवं उसका निष्कर्ष आम जन को सुलभ होना चाहिए, अर्थात दैट द रिसर्च प्रोसीजर्स एंड आउटकम्स मस्ट बी पब्लिक। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी वैज्ञानिक विधि की एक विशेषता है। तो यहाँ ऑप्शन डी है मित्रों, अर्थात यह निष्कर्ष प्रायः व्यक्तिगत अनुभवों के विपरीत होते हैं। यहाँ व्यक्तिगत अनुभव की बात नहीं होती, यहाँ प्रयोग करके देखा जाता है। वैज्ञानिक विधियों में कोई अनुसंधान कर्ता उसे दोहरा सकता है। प्रयुक्त विधियाँ सिर्फ विशेषज्ञ ही समझ सकते हैं। निष्कर्ष संभावित होते हैं और परिवर्तित हो सकते हैं, ऐसा भी इसमें देखा जाता है। बट निष्कर्ष प्राय व्यक्तिगत अनुभवों के विपरीत होते हैं। यहाँ यही एक विशेषता इसकी है कि यह व्यक्तिगत अनुभवों को आधार नहीं लेके चलता, यहाँ करके देखा जाता है और उसके जो निष्कर्ष आते हैं वो प्रयोग के द्वारा सिद्ध होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा अध्ययन एक प्रयोग हो सकता है। तो यहाँ मित्रों एक सफल ऑप्शन ए है, एक सफल उच्च विद्यालय प्रधानाचार्य की विशेषताओं का अध्ययन, शाकाहारी मांसाहारी व्यक्तियों के कोलेस्ट्रॉल स्तर का अध्ययन, माता पिता द्वारा ज़्यादा सामाजिक शिक्षकों को दिया जाने वाला उच्च रेटिंग। चौथा ऑप्शन है, एक अध्ययन जो यह जानने के लिए किया जाता है कि संकल्पना मानचित्र का प्रयोग करके अध्ययन किए जाने से क्या संप्राप्ति में सुधार होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन एक प्रयोग हो सकता है। तो इसमें संकल्पना मानचित्रण की बात किया गया है, अर्थात स्टडी ऑफ टू फाइंड आउट इफ यूजिंग कॉन्सेप्ट मैप कैन इंक्रीज अचीवमेंट। तो यहाँ करके देखने की बात होती है। अगर हम कल्पना मानचित्रण के द्वारा पठन पाठन का कार्य करते हैं तो वहाँ जो अचीवमेंट होगा वो बढ़ जाएगा, अर्थात प्राप्ति उनकी बढ़ जाएगी। 45वां प्रश्न है मित्रों, एक अनुसंधानकर्ता एक भारतीय जनजाति के साथ 6 महीने तक रहता है ताकि वह उनके बारे में सारी बातें जान सके जो संभव हो। इसके लिए अनुसंधानकर्ता जनजाति से बहुत से व्यक्तियों का साक्षात्कार लेता है, जितने भी उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम उनमें भाग लेता है एवं उनकी दिनचर्या को रिकॉर्ड करता है। तो यह अनुसंधानकर्ता कर रहा है एक जनजातीय अध्ययन, अर्थात एक एथनोग्राफिक स्टडी के रूप में जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अनुसंधान किसी शिक्षक के द्वारा एक विद्यालय में उस विद्यालय की समस्याओं को जानने के लिए किया जाता है जिसका सामान्यीकरण नहीं हो सकता। यह एक उदाहरण है, वह क्रियात्मक अनुसंधान का उदाहरण है, अर्थात यह एक विद्यालय में विद्यालय की समस्याओं को जानने के लिए किया जाता है, अर्थात यह एक शॉर्ट
क्षेत्र एरिया को कवर करता है और तत्काल कोई समस्या की बात करता है तो इसको हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान का नाम देते हैं। इसका लार्ज लेवल पे जनरलाइजेशन नहीं हो सकता, अर्थात जैसे अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान के निष्कर्ष सामान्यीकृत या जनरलाइज किए जाते हैं पूरे वास्ट लेवल पे, विश्व लेवल पे, उसको हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। तो यहाँ क्रियात्मक अनुसंधान अर्थात सी सही ऑप्शन है मित्रों। आइए हम लोग अंतिम पेज पे पहुँचते हैं। यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान के दौरान इतिहास संकट के नाम से जाना जाता है? तो अनपेक्षित कोई घटना अगर घट जाए तो उसे हम लोग हिस्टोरिकल थ्रेट के नाम से जानते हैं, वह ऐतिहासिक संकट के रूप में सामने आता है। तो इसमें ऑप्शन सी अनपेक्षित घटनाएं या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, दिस इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक अनुसंधानकर्ता ने अपने प्रतिभागियों को अच्छा, औसत एवं अल्प पाठक में बांटा है। तो यहाँ अंतराल मापने के यहाँ मित्रों इंटरवल स्केल की बात हुई है। ये क्वेश्चन हमें इसका उत्तर यूनिवर्सिटी के द्वारा यही दिया गया है, बट हमें ये ऑर्डिनल स्तर की बात होती है यहाँ, अर्थात बी ऑप्शन सही माना जाएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसे सी ऑप्शन के रूप में दिया है। अगला प्रश्न है, एक प्रयोग के दौरान जब पूर्व परीक्षण पश्च परीक्षण को प्रभावित करता है इसे कहते हैं, तो इसे परीक्षण संकट कहते हैं मित्रों, अर्थात इन एन एक्सपेरिमेंट व्हेन ए प्री टेस्ट इन्फ्लुएंसेस स्कोर्स ऑन ए पोस्ट टेस्ट इट इज नोन एज टेस्टिंग थ्रेट। आइए हम लोग अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। एक चर को मापने के लिए एक अनुसंधानकर्ता को देना चाहिए परिमाणात्मक प्रमेय, ऑपरेशनल परिभाषा, मापन सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मित्रों बी ऑप्शन सही है, अर्थात यह ऑपरेशनल डेफिनेशन के रूप में माना जाता है, अर्थात ऑपरेशनल परिभाषा के रूप में जाना जाएगा। तो इस प्रकार ये सेक्शन ए की बातें हुई। इसी के बाद हम सेक्शन बी का भी वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको एक प्रश्नों का ऐसी श्रृंखला पता चले जो कुछ नए रूप में प्रस्तुत हुई है। वो आगामी परीक्षा को, जस्ट जैसे अभी PHSC का एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको बहुत लाभकारी होंगे मित्रों। तो हम चाहेंगे कि ये वीडियो आप लोगों को शेयर भी करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जी धन्यवाद, नमस्कार।